वेलकम। हम एक विमीय और द्विपरमाणु जालक के लिए जो वर्णक्रम है उसका अध्ययन कर रहे थे, यानी कि उसके लिए जो जालक में जो कंपन है उन कंपन के लिए जो मोड्स हैं या उनके जो आवृत्ति है उसका के पर जो निर्भरता है, यानी जो प्रक्षेपण संबंध है, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, यानी आपको इस क्लास ये एक ही टॉपिक की दूसरी क्लास है, इससे पहले वाली क्लास आपको अटेंड करनी है अगर इस टॉपिक को पूरा समझना है तो। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हम ओमेगा और के के बीच में जो ये हमें एक गणितीय सूत्र प्राप्त हुआ है, इस सूत्र को हम देखेंगे कि यह कैसे ग्राफिकली एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो हम एक तरफ इसका पार्ट दर्शाएंगे कि कैसा संबंध आएगा ओमेगा और के मध्य। देखिए यहाँ ये ओमेगा के मान हैं y अक्ष पे और x अक्ष पे हम तरंग संचर नियतांक के मान ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे सरल और सबसे पहली स्थिति हम जानते हैं कि k बराबर 0 पर k का मान क्या हो, 0 हो। तो k का मान 0 लें तो उस समीकरण में देखिएगा कि साइन ऑफ के ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। k 0 है तो साइन ऑफ के क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये समीकरण क्या लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 और प्लस माइनस, ठीक है, बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इन सबकी, और माइनस आगे वाला पद क्या हो जाएगा, 0। यहाँ इसका स्क्वायर और यहाँ इसकी घात कितनी है, 1/2। तो अगला पद 0 हो गया और 1/2 से 2 कैंसिल, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये कई पद हमें आगे मिल रहा है। अब आप देखिए कि प्रकाशिक आवर्तियों के लिए क्या होता है, यानी प्रकाशिक ब्रांच के लिए, तो प्रकाशिक आवर्तियों के लिए हमें कौन सा सिंबल काम में लेंगे, प्लस का। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस अगर काम में लेंगे तो ये राशि मिल जाएगी 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और अगर हम इसको स्क्वायर को यहाँ लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, अंडर दी रूट। और यहाँ हमने प्लस काम में लिया है तो प्रकाशिक ब्रांच को हम ओमेगा प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। सुनिए बात, तो ओमेगा प्लस का मान, प्रकाशिक आवर्ती का जो मान है वो हमें ये मिला। आप इसी को मैं दूसरे रूप में अगर लिखना चाहूँ, ये ध्यान रखिएगा आप, 2 बीटा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन क्या लिखा जाएगा, m2 लिखा जाएगा। सुनिए बात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, ध्वनिक शाखा के लिए या ध्वनिक आवर्तियों के लिए बोलो हमें क्या सिंबल लेना पड़ेगा, ध्वनिक आवर्तियों के लिए हमें माइनस वाला सिंबल लेना पड़ेगा। तो माइनस लेंगे तो इससे ये पद जो एकदम सेम है कैंसिल हो जाएगा, और ध्वनिक आवर्तियों के लिए इसका मान क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ ओमेगा माइनस जो है उसका मान 0 है, के बराबर 0 पर, और जबकि ओमेगा प्लस है इसका मान एक मान 2 बीटा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 तक पहुंच रहा है। तो ये यहाँ पर एक मान लीजिए अधिकतम या जो भी मान है ये ओमेगा प्लस का मान है कहाँ, 0 पर, और ये किसका मान है, ओमेगा माइनस का मान है कहाँ, 0 पर। तो हमें के बराबर 0 पर हमें इनिशियल पॉइंट मिल गए। अब हम इन पॉइंट से थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, के का व्यवहार के साथ ओमेगा का व्यवहार कैसा होगा। दूसरी स्थिति k टेंड्स टू 0, यानी k का मान 0 नहीं है पर कम है, k का अल्प मान, यानी इसको हम कह सकते हैं अल्प मानों के लिए। तो अल्प मानों के लिए हम जानते हैं कि k साइन k के रूप में इंट्रोड्यूस है ना, तो साइन k अगर k का मान कम है, a तो वैसे ही कम होता है, तो साइन k का मान बहुत कम हो जाएगा, यानी k का मान बहुत कम है, तो साइन k को क्या लिखा जाएगा, k। तो इस समीकरण में आप साइन के ए जो है इसको के ए लिखेंगे, तो देखो मैं डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर का सूत्र लिख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और प्लस माइनस दोनों लिख लेते हैं। एक बार जब प्लस लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रकाशिक शाखा, जब माइनस लेंगे तो वो ध्वनिक शाखा की आवृत्तियाँ हो जाएगी, और ये यहाँ आ जाएगा
बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन के इज इक्वल टू के, ये पुट कर दिया, एंड अपॉन m1 m2 और इसकी घात कितनी है 1/2। ठीक है, यहाँ से ये जो राशि है इसको मैं कॉमन लेऊँ अगर, तो ये लिखा जाएगा बीटा, ठीक है, और m1 प्लस m1 m2 प्लस माइनस स्क्वायर कॉमन आएगा अंडर द रूट से, तो क्या बच जाएगा, वापस राशि आ जाएगी, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और यहाँ क्या रहा 1 माइनस 4 बीटा स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2, ये कॉमन लिया है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर तो कॉमन ले ही लिया, तो बीटा को बीटा तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ ये डिवीजन में लिखा जाएगा, इसके कॉमन आया ना, तो बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और m1 m2 स्क्वायर, इनकी घात 1/2। ठीक है, देखिएगा बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर हो गया कैंसिल, और यहाँ पे m1 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और m1 अपॉन m2 ऊपर आ जाएगा, और एक m1 प्लस m2 स्क्वायर नीचे रह जाएगा, और इन दोनों में से भी हम देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, ये पद कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 ये कॉमन आया, तो यहाँ देखो क्या रहा 1 प्लस माइनस, ठीक है, और ये राशि, इस राशि की घात कितनी है 1/2, तो हम जानते हैं कि a का मान कम है, इसलिए इस घात का हम द्विपद प्रसार कर देंगे, तो ये 1/2 लिखी जाएगी, यहाँ 1/2 से ये कैंसिल और 2 रह जाएगा, तो ये 1 प्लस माइनस, अगला पद देखिए क्या लिखा जाएगा, ये आ गया यहाँ वाला 1, और इसमें से ये कॉमन आ गया, और ये रह गया आगे प्लस माइनस के साथ 1 ब्रैकेट में, और माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2, ठीक है, अपॉन 2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, नहीं बात, ये इस रूप में हमें पद प्राप्त हो गया। अब इस वाले को मैं साफ कर देता हूं, साइन के इज इक्वल टू के ए के लिए ये है, देखिएगा हम बात करें प्रकाशिक शाखा के लिए, ठीक है, या प्रकाशिक आवर्ती भी कहें इनको, तो प्रकाशिक शाखा के लिए ओमेगा स्क्वायर है, उसमें किसको काम में लेना पड़ेगा, प्लस को, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा, प्लस लिख सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए m1 m2 अपॉन m1 m2, यहाँ प्लस, और ये राशि रही हमारे पास में 1, एंड यहाँ प्रकाशिक में प्लस लिखना पड़ेगा 1, और माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए हमने प्लस लिया तो ये माइनस के रूप में रह गया। अब 1 और 1 कितने हो गए 2, अब आप यहाँ गौर कीजिएगा, ये 1 और 1 हो गए 2 माइनस जो पद है वो बहुत क्या होगा, छोटा, क्योंकि के स्क्वायर ए स्क्वायर को हम 2 के कंपेरेटिवली क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, अगर अकेला पद होता तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये छोटा पद गुणा होके उसको और कम कर देता है, इसलिए इसको नहीं, अकेले को नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 के माइनस में तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ ये 2 रह गया, तो ये 2 मान आ गया अपने पास में 2 बीटा, ठीक है, तो ये अपना सॉल्व कर लिया, और ओमेगा प्लस बराबर क्या आ गया, √2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, देखिएगा ध्यान दीजिए, k का मान अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ओमेगा प्लस का मान k बराबर 0 पर यही था, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब इसका मान k के मानो के थोड़ा सा आगे या पीछे, ये माइनस k के लिए भी होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो k के माइनस और प्लस
कम मानों के लिए ये ओमेगा है जो वो क्या रहता है, प्रकाशिक शाखा की आवर्ती क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लगभग वही रहती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं ओमेगा माइनस पे। तो ओमेगा माइनस के लिए हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ ध्वनिक शाखा के लिए। तो ध्वनिक शाखा के लिए देखो ओमेगा माइनस स्क्वायर, यहाँ माइनस लेंगे काम में और रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस से। ये आ गया बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 और ब्रैकेट 1, यहाँ क्या ले लेंगे माइनस, और क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया प्लस। अब देखो ये आ गया 2k स्क्वायर a स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल, लेकिन अब ये अकेला पद रहा है तो अकेले पद को हम किसी गुणा, अगर गुणा में है तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, नगण्य नहीं कर सकते। तो ये ओमेगा माइनस स्क्वायर बराबर यहाँ से ये राशि क्या मिलेगी, ये अकेला इससे गुणा में आ गया तो m1 m2 से m1 m2 कैंसिल, और m1 प्लस m2 से m1 m2 का स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया 2 बीटा, ठीक है, 2 बीटा k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। देखिएगा अगर ओमेगा माइनस लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, इनका अंडरूट हो जाएगा और के ए है वो बाहर आ जाएंगे, तो अंडरूट 2 बीटा अपॉन m1 m2 और इनटू क्या रह गया के। देखिए ओमेगा माइनस की के पर निर्भरता देखिए, ये सब बाकी का कांस्टेंट है, ओमेगा माइनस के क्या आ गया, समानुपाती के कम मानों के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि ध्वनिक शाखा में अगर के का मान बढ़ता है तो ओमेगा माइनस का जो मान है वो रैखिक रूप से बढ़ेगा। देखो इस प्रकार रैखिक रूप से के कम मानों के लिए। समझ में आई बात? हालांकि क्या ये आगे हमेशा रैखिक रूप से बढ़ेगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। आगे ये मान साइन के ए को हम साइन के ए को के ए नहीं लिख सकते के अधिक मानों के लिए, इसलिए बाद में ये जो मान है ये रैखिक रूप से नहीं बढ़ेगा, फिर ये मान क्या हो जाएगा, आवर्ती रूप से बढ़ेगा। समझ बस, तो के अधिक मानों के लिए ये मान क्या हो जाएगा, आवर्ती रूप से बढ़ेगा ये इसका। और ऐसे का ऐसा ही हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल ये का ही, ये आवर्ती रूप से इनके मानों में परिवर्तन हो रहे हैं। ये देखो, ठीक है। और इसके मान में क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके मान में फर्क देखने के लिए हमें के मान को और आगे बढ़ना है, तो हम के का एक कोई मान ऐसा चूज करते हैं जहां ये पद है साइन। देखो साइन का मान कि हमने के का मान 0 ले लिया, के का मान कम ले लिया, अब हम के का मान ऐसा चुने जिसमें साइन के का मान क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उस स्थिति को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्थिति नंबर 3 के का मान क्या लेंगे, ऐसा लीजिए कि साइन के ए का मान क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो के का मान क्या चुने, कोई नहीं, अब ऐसे लिख लो साइन के ए का मान हमें चाहिए 1, तो साइन का मान कब 1 होता है, जब साइन कितना हो π/2। तो के ए किसके बराबर हो, π/2 के, तो के किसके बराबर हो जाएगा, π/2a। तो के का मान कितना हो, π/2a पर। समझ में आई बात? तो के का मान अगर हम π/2a रखें तो उस वहां पे देखिएगा साइन के ए का मान कितना हो जाएगा, 1, और वो जो समीकरण है वो क्या प्राप्त होगा, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ कि साइन के का मान हम 1 पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का मान हम ज्ञात करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 एंड प्लस माइनस ब्रैकेट बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर, इसलिए इसको मैं, और -4 बीटा स्क्वायर साइन के का मान हो गया 1, और दिस इज डिवाइडेड बाई m1
m2, इसकी घात कितनी हो गई 1/2। अब देखो यहाँ इस नीचे इस ब्रैकेट वाले पद है ना, इसको हमें हल करना है। तो इस ब्रैकेट वाले हल का मान मैं अलग से हल कर लेता हूँ ताकि ये बार बार न लिखना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ m1 m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। इसका देखिए एलसीएम क्या आया m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ठीक। यहाँ बीटा स्क्वायर कॉमन, ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, खोल दो इसको, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2m1 m2 और माइनस क्या रह गया, यहाँ m1 m2 है, यहाँ m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर है, तो ये आ गया 4m1 m2, ठीक है। ये और इन सब की घात 1/2 है, जो कि हम जानते हैं। यहाँ से ये 2m1 m2 में से 4m1 m2 गया, तो क्या बच गया माइनस का 2m1 m2। ये क्या हो गया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो ये पद क्या रहा बीटा स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और अपॉन m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। इन सब का यहाँ पर घात कितनी है 1/2 है, तो घात 1/2 होगी, तो ये क्या आ जाएगा बीटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2, ठीक है। ये मान मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ये पद क्या रहा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। तो ये यही लिख देते हैं, सबसे बढ़िया काम यही है। तो यहाँ इस पूरे पद को हमने हल कर लिया, जो कि हमारे पास में आया है बीटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। अब देखिए वही बात, एक अगर हम यहाँ प्लस काम में लेंगे तो हमें प्रकाशिक शाखा की आवर्ती का मान मिल जाएगा, और अगर माइनस काम में लेंगे तो ध्वनिक शाखा की आवर्ती का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ प्रकाशिक शाखा के लिए देखिए प्रकाशिक शाखा के लिए ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा प्लस, ये प्लस लिखा, तो इनका एलसीएम यहाँ प्लस काम में लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ गया m1 m2, बीटा कॉमन आ गया, यहाँ है m1 प्लस m2 और प्लस का लिए तो m1 माइनस m2। देखो m2 से m2 कैंसिल, m1 क्या हो गया 2m1 और m1 से m1 कैंसिल, यहाँ ओमेगा प्लस स्क्वायर से ओमेगा प्लस निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू √2 बीटा अपॉन m2। और इसी प्रकार ध्वनिक शाखा के लिए यहाँ क्या काम में ले लेंगे माइनस, तो माइनस काम में लेंगे तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा अपॉन m1 m2 तो आ गया कॉमन, और यहाँ है पहला पद m1 प्लस m2 और माइनस लेंगे तो ये हो गया माइनस का m1 और प्लस का क्या हो जाएगा m2। तो यहाँ m1 से m1 कैंसिल, m2 क्या हो गया 2m2 और m2 से m2 कैंसिल, और ओमेगा माइनस बराबर आ जाएगा √2 बीटा अपॉन m1। देखिए यहाँ k का मान कितना देखिएगा, गौर करिएगा, k का मान अगर पाई अपॉन 2a हो जाए तो ओमेगा माइनस अपने अधिकतम मान जो कि कितना है √2 बीटा अपॉन m1 पर पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसा का ऐसा ही लेफ्ट साइड में, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मान है ये ओमेगा का कितने मान है √2 बीटा अपॉन m1। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ओमेगा प्लस का मान जो k के 0 और कम मानों पर नियत था, अब वो मान √2 बीटा अपॉन कहाँ हो गया m2 पर। देखो ओमेगा प्लस का शुरुआती मान कितना था याद कीजिए √2 बीटा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन क्या था m2 था। अब यहाँ इसमें 1 अपॉन m1 पद इसके कंपेरेटिवली नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ने वाली राशि है वो कम हो गई, यानी इस तरह इस पद का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है। और लेकिन शून्य नहीं हुआ, ये भी कहाँ पहुँच गया π/2a पर, ये मान कहाँ पहुँच गया, ये जो परिवर्तन है पहले ये नहीं होता और फिर ये इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, और ये मान पहुँच गया √2 बीटा अपॉन m2 पर। इसी प्रकार के माइनस मानों के लिए भी हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मान है
ये मान ओमेगा प्लस का न्यूनतम मान है, ओमेगा प्लस का ये क्या है न्यूनतम, और ओमेगा माइनस का यहाँ पर के बराबर किस पे माइनस पाई बाई 2a या प्लस पाई बाई 2a पे ओमेगा माइनस के ये क्या है मैक्सिमम मान मिलता है, और ओमेगा प्लस का ये क्या मिलता है मिनिमम मान मिलता है। लेकिन ये दोनों मान बराबर नहीं है, समझ में आई बात? यानी कि यहां पर हमें एक ऐसा क्षेत्र और मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि जिसमें ओमेगा का कोई मान नहीं है। ठीक है, यानी प्रकाशिक शाखा की आवर्तियां यहां से लेकर यहां तक परिवर्तित होती है। ये भी आवर्ती फलन है क्योंकि इसमें प्लस लेंगे साइन तो है ही, और ध्वनिक शाखा की आवर्ती है वो 0 से लेकर इस मान तक जो कितना है √2 बीटा अपॉन m1 तक बढ़ती है, फिर वापस कम हो जाती है। आवर्ती के मान ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए ये ग्राफ हमें इसी आवर्ती के रूप से बार बार मिलता रहेगा। लेकिन ऐसी इस आवर्ती से लेकर इस आवर्ती के बीच में कोई भी दोलन नहीं होते, यह कहलाता है वर्जित आवर्ती अंतराल, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गेट। आई बात समझ में? यानी कि ये देखो एक तरह से जो दो परमाणु जालक है, रैखिक जालक एक भी में, वह एक कैसा व्यवहार करता है, एक बैंड पास फिल्टर का बिहेव करता है। बैंड पास फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि इस आवर्ती कौन सी √2 बीटा अपॉन m1 से अधिक और √2 बीटा अपॉन m1 से कम आवर्तियों के दोलन इसमें नहीं होते। ऐसी तरंगों से यह क्या नहीं होता, दोलन नहीं करता है, इन आवर्तियों को यह छोड़ देता है। समझ आएगा? तो यह कहलाता है वर्जित आवर्ती अंतराल, ऐसे दोलन इसमें नहीं पाए जाते। तो ये बैंड पास फिल्टर का बिहेव करता है। ये 0 से लेकर ओमेगा माइनस तक का आवर्ती रहेंगी, इसमें वो होंगी ध्वनिक शाखा, और यहाँ √2 बीटा अपॉन m2 से लेकर ओमेगा प्लस के अधिकतम मान तक की जो आवर्तियां वो होगी इसकी प्रकाशिक शाखा। तो दो प्रकार के आवर्तियों के दोलन होते हैं द्विपरमाणु के एक विमीय जालक में। 3 कंडीशन हमने पढ़ ली। एक चौथी कंडीशन हम देखते हैं कि हम देखो, ये मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अभी हम बात कर रहे हैं कि m1 जो है वो m2 से अधिक है, यानी m1 जो परमाणु है उसका भार m2 से ज्यादा है। जैसे आप NaCl द्विपरमाणु जालक ले तो उसमें भार किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन कौन हो जाएगा m1 और सोडियम कौन हो जाएगा m2। मुझे ये बात, ऐसी स्थिति में जैसे हम बात करें कि मान लीजिए जो भारी है, भारी कौन है m1, इसका मान और ज्यादा बढ़े, यानी भारी और ज्यादा भारी होता जाए। जैसे NaCl की जगह आप क्लोरीन की जगह एक ऐसा हेलोजन ग्रुप का ले लो जो क्लोरीन से ज्यादा भारी है, तो क्या फर्क पड़ेगा दोनों की आवर्ती में। देखो अगर m1 का मान और ज्यादा होता जाएगा तो यहां से हमें जो ध्वनिक कंपन के लिए जो अधिकतम आवृत्ति मिल रही है, जो कौन है √2 बीटा अपॉन m1 है, इसका मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष के और नजदीक आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अधिकतम जो क्षेत्र है वो किसका बन जाएगा, प्रकाशिक शाखाओं का। अगर m1 को और बढ़ाते हैं तो यह जो ग्राफ है ये x अक्ष के और नजदीक आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम m1 को इनफाइनाइट मान लेंगे तो यह अधिकतम ध्वनिक कंपन की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब सारे के सारे जो कंपन है वो किस ब्रांच में होंगे, प्रकाशिक शाखा के ब्रांच में। जो वर्जित अंतराल है जहां तक है उसके ऊपर के जो कंपन है वो क्या हो जाएंगे, प्रकाशिक शाखा में। अब दूसरी स्थिति, यदि हल्का यानी कि जो सोडियम है उसकी जगह आप दूसरा काम में ले कोई, तो अगर वो हल्के को आप और हल्का कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, भारी को अधिक करने पर
और हल्के को और कम करने पर। वो एक अलग स्थिति थी, ये एक अलग स्थिति है। तो यही बात, NaCl की जगह अगर मान लो कोई दूसरा हम ले साल्ट, तो जिसमें Na को हम प्रतिस्थापित कर दें हल्के परमाणु से, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए कि यहाँ पर हमने M2 का मान क्या कर दिया? कम कर दिया। M2 का मान हमने कम कर दिया, तो सीधी सी बात है कि यह जो मान होगा, ये मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि यह जो वक्र है हमारा, यह वक्र ध्वनिक शाखाओं के लिए क्या हो जाएंगे? ये मान बढ़ जाएंगे, और प्रकाशिक शाखाओं के लिए जो मान है वो क्या हो जाएंगे? ये देखो, ये और नजदीक होकर सपाट हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए कि जो दोलन है उनमें ध्वनिक दोलनों की जो आवृत्तियों की जो संख्या है, मोड्स है, वो क्या हो जाएंगे? बढ़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रकाशिक शाखाएं क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी। सिर्फ कौन सी बचेगी? ध्वनिक शाखा। यानी कि द्विपरमाणुक जालक एक परमाणविक रैखिक जालक का बिहेव करेगा, जो हमने पूर्व टॉपिक में पढ़ा। इसके अतिरिक्त अगर हम दोलन के जो आयाम हैं, उनकी दोलन की जो प्रकृति है उसको देखना चाहें, तो देखिए समीकरण 7 से, समीकरण 7 से अगर मान लो के बराबर 0 पर, तो के बराबर 0 का मतलब ये स्थिति हो। हम दो विशेष स्थितियों पर देखेंगे, के बराबर 0 पर और के बराबर π/2a पर। तो के बराबर 0 पर आप यहाँ पुट करिए के का मान 0, तो ये आ जाएगा 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर a1, और कोस के बराबर 0 पर कोस के का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा माइनस का a2 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस का 2 बीटा a2। ठीक है, यहाँ से इस a2 को इस तरफ लाई, प्लस का हो गया, और a1 अपॉन a2 मेरे को बताइए क्या होगा? a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम जानते हैं कि इस आयामों के अनुपात हम ध्वनिक शाखा में देखना चाहते हैं। तो ध्वनिक शाखा में हम जानते हैं कि k बराबर 0 पर ओमेगा माइनस का मान क्या होता है? 0। इट्स मीन a1/a2 है वो कितना मिल जाएगा हमें? ये 0 हो गया, 2 बीटा क्या आ गया? 1। देखो इधर दोनों m1 और m2 द्रव्यमान के दोनों के आयाम क्या होंगे? a1 बराबर क्या होंगे? a2, एक समान होंगे। किस में? ध्वनिक शाखा में। समझ आई बात? अगर हम बात करें प्रकाशिक शाखा में, तो प्रकाशिक शाखा हम इधर कंपेयर कर लेते हैं। प्रकाशिक शाखा में ओमेगा प्लस का जो मान था वो कितना था? याद कीजिएगा आप, √2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, ये मान मैं ओमेगा प्लस का यहाँ रखता हूँ, तो ये a1 अपॉन a2 का जो मान है दैट इज 2 बीटा माइनस m1 स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। तो m1 से ये m1 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे m2 आ गया एलसीएम, तो ये 2 बीटा m2 बच गया, और ये m2 अपॉन में ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से 2 बीटा m2 और 2 बीटा m2 कैंसिल हो गया, और माइनस का 2 बीटा m1 रह गया, तो ये 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल हो गया, और a1/a2 आ जाएगा माइनस m2 अपॉन m1। देखो a1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल m1 एंड a2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल m2। इसका मतलब है कि m1 ज्यादा है तो उसका आयाम क्या होगा? कम, और m2 कम है
हल्का है ना, हल्के वाले परमाणु को M2 माना है, तो उसके लिए आयाम क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इसके अलावा एक विशेष स्थिति देखिए, A1 A2 जो है वो माइनस का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रकाशिक शाखा में जो कंपन होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत कला में होंगे। इसका मतलब है कि M1 अगर मान लो अनुप्रस्थ कंपन कर रहा है, तो M1 जिस समय ऊपर की तरफ जा रहा है उसी समय M2 किधर होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों के आयाम जो होंगे उनके अनुपात है वो क्या है, माइनस में आए हैं। आयाम तो अलग अलग होंगे ही होंगे जो द्रव्यमानों पर के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन उनकी कला भी क्या होगी, विपरीत होगी। लेकिन ध्वनिक शाखा में हमने क्या देखा कि दोनों के आयाम भी समान होंगे और दोनों की कला भी क्या होगी, एक होगी। यानी कि ध्वनिक शाखा में M1 और M2 है जो दोनों एक साथ अगर ऊपर जा रहे हैं तो एक साथ ऊपर, दोनों की कला नीचे है तो एक साथ नीचे, या दोनों तरफ, एक तरफ इधर विस्थापन है तो एक तरफ इधर विस्थापन है, दोनों की विस्थापन एक ही दिशा में होगा। लेकिन उसी k बराबर 0 के लिए प्रकाशिक शाखा में उसी दोलन के लिए क्या हो जाएगा कि M1 जहां ऊपर की तरफ गतिमान है, M2 जस्ट उसके विपरीत किधर होगा, नीचे की तरफ। यानी पास पास के जो परमाणु होंगे जो M1 और M2 हैं, उन दोनों की विस्थापन क्या होगा, विपरीत कला में होगा। ये k बराबर 0 के लिए है। इसी प्रकार k बराबर प्लस π/2a और माइनस π/2a जो ब्रिलवान जोन की सीमाएं, ध्यान दीजिएगा, माइनस π/2a से प्लस π/2a का जो ये क्षेत्र है यह क्या कहलाता है, ब्रिलवान जोन। इस शाखा में जहां A2 0 होगा वहीं प्रकाशिक शाखा में A1 0 होगा। यानी प्रकाशिक शाखा में M1 द्रव्यमान है, उसका कण के आयाम क्या रहेगा, 0 रहेगा, वो दोलन नहीं करेगा। और ध्वनिक शाखा में M2 जो द्रव्यमान है वो दोलन नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये बात हो गई प्रकाशिक और ध्वनिक दोनों प्रकार की शाखाओं के कंपनों की। चलिए अब दूसरी बात जो पहले बतानी चाहिए थी कि इनके नाम ध्वनिक और प्रकाशिक क्यों रखे गए। देखिए, ध्वनिक शाखा के जो कंपन है वह ध्वनिक तरंगों की आवृत्तियों के से उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए वो ध्वनिक शाखा है, ठीक है। और प्रकाशिक शाखा का मतलब ये होगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य प्रकाश क्षेत्र की तरंगों से जो के विद्युत क्षेत्र से जो दोलन उत्तेजित हो सकते हैं वह प्रकाशिक शाखा कहलाती है। जैसे NaCl क्रिस्टल के लिए विद्युत क्षेत्र, दृश्य प्रकाश के विद्युत क्षेत्र के E घटक से दोलन जो है वो हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, इसलिए वो प्रकाशिक शाखा उनका नाम रखा गया है। इसके अतिरिक्त हम ध्वनिक और प्रकाशिक शाखाओं में हमने बहुत सारे यहाँ तुलनात्मक अध्ययन भी किया है, दोनों को समझा भी है, इनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी किए। तो आप ध्वनिक और प्रकाशिक शाखाओं के में जो मुख्य अंतर है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे अनुसार यहाँ हमने एक द्विमीय द्विपरमाणु चालक की परसामान्य विधा के वर्णक्रम को पूर्ण रूप से यहाँ हमने इसको समझ लिया है, ठीक है। ओके।